हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह 10 बजे की हमारी जो क्लास होती है उसमें हम देखते हैं हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश तीनों लैंग्वेज को कंबाइंड रूप से। और ये प्रैक्टिस जो है आपकी निरंतर चल रही है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 40 मार्क्स वेटेज होता है लैंग्वेज का सुपर डेट की अगर हम बात करते हैं तो जो कि कम नहीं होते। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो आपने बचपन से पढ़ी है, तो इस वजह से अगर आप इसकी प्रैक्टिस भर करते रहें नॉर्मल तो आपको कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट अगर कोई आपका रह गया है क्लियर करने का तो बता दीजिएगा, ऑलरेडी करा रखा है वो कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि 12th लेवल तक की चीज़ें आनी है तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। ओके, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं गुड मॉर्निंग। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गा को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुक्कुरः, कुक्कुटः, कुक्कुटी, एड़का। मुर्गा। सो ये सिलेबस में है आपका। पशु पक्षी, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, सभी चीज़ के नाम जो है आपको संस्कृत में पता होने चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कुक्कुटः मुर्गा को कहते हैं संस्कृत में। ग्रामम अभितः वनम अस्ति। इसमें ग्रामम में कौन सा कारक है? तो बहुत ही इजी है, ये पढ़ा रखा है। कारक विभक्ति वहीं से है। अभितः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, कौन सा कारक लगता है, बस आपको ये बताना है। कर्ता, कर्म, करण, अपादान। अभितः परितः वाली जो एक आपको सूत्र बताया था, एक्सप्लेनेशन किया था, वही है। सब हिंदी संस्कृत नाम की प्लेलिस्ट में सारी थ्योरी क्लासेस हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति। युष्मत का पंचमी बहुवचन रूप क्या बनेगा? युष्मत, त्वत्, तुभ्यम, त्वाम। आंसर यहाँ पे जो करेक्ट होगा पंचमी बहुवचन के लिए ऑप्शन नंबर ए, युष्मत। नदी शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या बनेगा? नदीभ्य, नदीनाम, नदीषु या नद्यों। तो उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, नदी का षष्ठी बहुवचन रूप बनता है नदी नाम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मातृ शब्द का प्रथमा विभक्ति में द्विवचन रूप क्या होगा? मातरः, मातरो, माता या मातृ। प्रथमा द्विवचन बनता है आपका, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाता है। ठीक है, यस यस, जितने भी लोगों ने बी गेस किया है ऑप्शन नंबर बी सही है, मातरो। अमृतम का विलोम क्या होगा? विषम, फलम, परिपूर्णम या फिर ये सभी। ओके, सबका सही, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, विषम। ए का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ या फिर तालु दंत। उच्चारण स्थान संबंधी सूत्र आपने अभी तक याद किए कि नहीं किया है? उसको रट डालिए, आपके हिंदी में भी काम आएगा और आपके संस्कृत में भी हमेशा काम आएगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एदैतो कंठ तालु, इसका सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कंठ तालु ए का उच्चारण स्थान है। पृथ्वी का पर्याय क्या है? रसा, अचला, मही या फिर ये सभी। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज इंग्लिश में मैंने थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं जो आज मैंने इंक्लूड किए, तो आपको अच्छा लगेगा। ये सारे ही पृथ्वी के पर्याय हैं। रण कुशलः, इसमें कौन जो समास, जो भी समास प्रयुक्त हुआ है, जाहिर सी तत्पुरुष समास है, वो कौन सी विभक्ति का है ये आपको बताना है। षष्ठी, सप्तमी, तृतीया, पंचमी। रण कुशला मतलब रण में कुशल। ठीक है, तो यहाँ पे कारक चिन्ह किसका लोप हो रहा है? में। ठीक है, अब ये में जो है वो कौन से कारक का चिन्ह है, कौन सी विभक्ति में वो कारक आता है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे अधिकरण हो जाता है। अधिकरण में पेपर है ना, इसका जो है चिन्ह है में पेपर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। भवति शब्द में विभक्ति और वचन क्या होगा? तो धातु रूप नहीं, इसका शब्द रूप पूछा है, विभक्ति और वचन बताना है। ठीक है, सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सप्तमी एक वचन, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है आपको। व्यालु, भुजंग, उरग, व्याल, भुजंग, उरग, व्याल, भुजंग, उरुग या फिर व्याल, भुजंग, उरग, जिसमें तीनों शब्द सर्प के पर्यायवाची हों।
तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्याल, भुजंग, उरग, ये तीनों ही सर्प के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। रेखांकित का सही सामासिक विग्रह क्या होगा? रेखांकित शब्द का अगर आप सामासिक विग्रह करें तो क्या बनता है? रेखा पर अंकित, रेखा में अंकित, रेखा से अंकित, या फिर रेखा के लिए अंकित। तो देखिए, रेखांकित का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो शब्द क्वेश्चन लिखा है, इसमें एक शब्द को मैं रेखांकित कर दूँ। रेखांकित मतलब इसको मैं हाईलाइट कर दूँ रेखा खींच के, तो रेखा से अंकित कर दिया मैंने, इसे मार्क कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया रेखांकित शब्द। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखा से अंकित। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है आपको। कारण, लोहा, बंदर, दूध। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा, कारण। बाकी सब तो आपके तद्भव है साफ साफ। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, या सुमित्रा नंदन पंत। उत्तर सही जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, जितने भी लोगों ने सी गेस किया है, मैथिली शरण गुप्त सही उत्तर हो जाता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। वीडियो को लाइक करते चलिएगा। इनमें से कौन सी बोली जो है वो राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मगधी, मेवाती। तो सही आंसर होगा यहाँ पे क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मगधी। जो न दिखाई पड़े उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगोचर्य, अदृश्य, अगोचर, अगोचर। सही आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, अदृश्य। बिल्कुल सबका सही है ये वाला। उपेंद्र वज्रा, ये किस प्रकार का छंद है? मात्रिक सम छंद है, वर्णिक छंद है, मात्रिक अर्ध सम छंद है, या विषम छंद है? इसके लिए जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्णिक छंद है। मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद करना, ये क्या कहलाता है? भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद, या शब्दानुवाद। जो भी मूल पाठ है उसका शब्दशः अनुवाद करना, एक एक वर्ड का अनुवाद करना, उसमें कुछ भी अपना एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शब्दानुवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? सबको पता होगा, और नहीं पता है तो पता ही होगा, नहीं पता है तो क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम बाबू, हरिवंश राय बच्चन, या सरोजिनी नायडू। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रचना की है जनगण मन, जो हम राष्ट्रगान गाते हैं उसकी। इसी के साथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड। नाइटहुड की उपाधि उनको मिली हुई थी, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, पर इन्होंने वो उपाधि लौटा दी थी। क्यों लौटाई थी? उन्हें वह उपाधि नहीं पसंद थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, बंग भंग के आंदोलन के विरोध में, या ब्रिटिश शासन ने उनसे ले ली थी, उन्होंने लौटाई नहीं थी, उनसे ले लिया गया था। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, विरोध दर्शाते हुए उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी, उन्होंने इसकी भरपूर निंदा की थी। अगला देखते हैं जो कि इंग्लिश है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश में आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो इसके पहले नहीं कराया है कभी, तो उसको आप पहले समझ लीजिए करना क्या है। ये एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, बहुत छोटा सा, 4 लाइन का। इसमें क्या है कि बीच बीच में से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, नहीं दिए हैं। यहाँ पे कुछ होना चाहिए था पर नहीं दिया है कि क्या होना चाहिए था। तो अब आपको क्या करना है, जिस पैसेज को पढ़ते हुए, जैसे कि 21 है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। इन 21 में जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से ही कुछ आएगा, क्या आना चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है। फिर इसी तरह से 22 में इन चारों में से क्या आएगा ये बताना है। यहाँ पर
जहाँ ये नंबर लिखा है वहाँ पे इनमें से कुछ ऑप्शन होना चाहिए था, कोई वर्ड होना चाहिए था। आई थिंक समझ में आ गया कि करना क्या है। चलिए देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अबाउट अ मिलियन डिफरेंट स्पीसीज ब्लैंक इंसेक्ट्स, यहाँ पे हम ब्लैंक ही मानेंगे, हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर ऑफ अबाउट इन अबाउट अ मिलियन डिफरेंट स्पीसीज ब्लैंक इंसेक्ट्स, यानी कुल मिला के अब मैं हिंदी में थोड़ा सा बताती हूँ। कहना क्या चाह रहा है कि मिलियंस ऑफ जो है, मिलियन प्रजातियाँ जो है अलग अलग कीड़ों की जो है वो आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं, पहचानी जा चुकी हैं, ये कहना ये चाह रहा है। तो स्पीसीज प्रजाति, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों की प्रजाति, हिंट कर दिया मैंने पूरा आंसर इसमें आपको। तो चलिए देख लेंगे आंसर क्या होगा। जाहिर सी बात है आपका ऑफ हो जाएगा, मतलब जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि इंसेक्ट्स की प्रजाति की, तो की के लिए, काके की के लिए आपका ऑफ लगता है प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अबाउट अ मिलियन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड येट लिटिल इज ब्लैंक अबाउट सम ऑफ देम। क्या आना चाहिए? येट लिटिल इज ब्लैंक अबाउट सम ऑफ देम, नो ऑब्जर्व्ड सीन फाउंड। यानी कि फिर भी हम जो है उनके बारे में बहुत ज़्यादा थोड़ा ही जान पाए हैं, जानते हैं, कुछ ही लोग जानते हैं, मतलब इतनी मिलियंस ऑफ प्रजाति हैं, कहाँ जानते हैं इतने के बारे में, मतलब सभी लोग, एक कॉमन इंसान तो नहीं जानता, बहुत सारी प्रजातियाँ अभी नहीं जानी गई हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं बार बार आपको हिंट कर रही हूँ ये सब बोल के कि जानने की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आता है, नोन। इसमें बी था, इस वाले में नोन आ जाएगा। येट लिटिल इज नोन अबाउट सम ऑफ देम, ठीक है। ऑल दो insects vary so much in their shape and blank, they all have the blank structures। तो दो ब्लैंक है, आपको फिल करना है, एक ये वाला एक ये वाला। क्वेश्चन वैसे ही है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं, पर यहाँ पे एक पैसेज के रूप में दे दिया है। ऑल दो इंसेक्ट्स आर वेरी सो मच इन देयर शेप एंड कलर, हाइट, साइज एंड हैबिट्स। मतलब कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनके अपने आकार और एक किस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेप एंड साइज। ये एक साथ बेसिकली यूज़ ही होता है, शेप एंड साइज वर्ड जो है एक साथ यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है आकार, और शेप मतलब होता है किसी चीज़ का आकार, और साइज मतलब कितना बड़ा या छोटा है, ये चीज़ हो जाती है। दे ऑल हैव द ब्लैंक स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ देखिए क्या आएगा, दे ऑल हैव द ब्लैंक स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अलाइक स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, सिंगल। यानी कि उन सब का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट, अलग अलग होता है, अलाइक होता है, सेम होता है कि सिंगल होता है? सेम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेम इन द सेंस यहाँ पे जब ये बोल दिया कि ऑल दो इंसेक्ट्स वेरी सो मच, यानी कि भले ही क्यों इंसेक्ट्स होते हैं, हालांकि अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं, फिर भी उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो ओवरऑल में एक तरह से सेम ही होता है, ये कहना यहाँ चाह रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो लास्ट देखेंगे, ऑल इंसेक्ट्स नॉर्मली ब्लैंक 6 लेग्स, लगभग सभी इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके 6 पैर होते हैं, ठीक है। हैज़, हैव, हैड और गॉट, हैज़, हैव, हैड और गॉट। तो बिल्कुल यहाँ पे क्योंकि सभी इंसेक्ट्स की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है नॉर्मली, तो हैव लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हैव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये कुछ आज डिफरेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया था। अभी हम लोग अपने बेसिक क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं और जिसमें कोई आइडिया नहीं होता है कि आर्टिकल में गलती है, प्रीपोजिशन में गलती है, स्पेलिंग में गलती है, कि वर्ब की फॉर्म में गलती है, वो हमें कुछ नहीं पता होता है। ओवरऑल हमें पूरी ग्रामर को साथ लेकर चलना पड़ता है एरर फाइंड करने के लिए। तो ये सबसे अच्छा है आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है ये प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे एरर फाइंड करना है। नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस। इतने सारे करा चुकी हूँ एरर वाले कि अब आप कैसे कर सकते हैं सही आंसर। एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर ज़रूर कर दिया करिए। देखिए नोटिफिकेशन वगैरह जाता नहीं है, तो आप लोग शेयर करिए थोड़ा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है। माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड, यहाँ पे मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि आई के पहले जो है यहाँ पे देन का THAN देन का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि नो सूनर हमेशा देन से फॉलो किया जाता है। नो सूनर जब यूज़ होगा तो वहाँ पे आपको देन फॉलो, उसको मेरे फॉलो में लगाना है। सो नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच देन आई वॉज सब्जेक्टेड टू अ बैरेज ऑफ क्वेश्चन, यानी कि जैसे ही मैंने अपनी स्पीच फिनिश की, ख़त्म की, वैसे ही मतलब मुझ पे जो है क्वेश्चनों की बौछारें हो गई या लोग प्रश्न बहुत सारे पूछने लगे। कहने का सेंस ये यहाँ पे आता है। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। काफ़ी आसान है, मतलब ये प्रीपोजिशन तो इतना पहले से पढ़ाया है और इतना फेमस है। मैंने बता दिया प्रीपोजिशन में मिस्टेक है, बिल्कुल ऑन नहीं होगा, यहाँ पे एट होना चाहिए। टाइम, जब एग्जैक्ट टाइम लिखा हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो वहाँ पे हम एट यूज़ करते हैं, ऑन नहीं यूज़ करते, ऑन डे के लिए यूज़ करते। तो यहाँ पे एट 10 o'clock होना चाहिए था, तो आपका सी वाला ऑप्शन गलत है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द USA। वन ऑफ माई, हिंट कर दिया। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही जो है वो गलत है, क्योंकि जब वन ऑफ माई लिखते हैं, हम वन ऑफ माई लिखते हैं, तो उसके बाद जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं नाउन, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे कई सारे दोस्त हैं, उनमें से एक। जैसे मैं बोलूँ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, ये मेरा एक सबसे अच्छा पसंदीदा गाना है, पसंदीदा गानों में से एक है, यानी कि मेरे पास पसंदीदा गाने मेरे कई सारे, उसमें से ये एक है। यू आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि मेरे सभी अच्छे दोस्त, सभी दोस्तों में से तुम सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, कहने का ये सेंस है। तो कभी भी वन ऑफ माई यूज़ करेंगे, उसके बाद जो नाउन यूज़ करेंगे वो प्लूरल यानी बहुवचन में यूज़ करेंगे। शी हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग। आसान, बहुत आसान, मतलब टेंस पढ़ाया है, सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं, हैज़ बीन लगा हुआ है, ठीक है, टाइम बताया जा रहा है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। और उसका जो स्ट्रक्चर था वो क्या था कि सब्जेक्ट लगाना है, हैज़ बीन, हैव बीन, कुछ भी जो भी उसमें यूज़ होगा वो लगाना है, वर्ब के साथ ING लगा के वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सिंस या फॉर लगाना है, फिर टाइम मेंशन करना है। तो यानी कि सिंस या फॉर लगाना है, फ्रॉम नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिंस मॉर्निंग आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक सिंस मॉर्निंग, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सो सेशन हमारा छोटा सा था, पर मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और जो भी चीज़ें नहीं बनी हैं या गलत हुई हैं वो अब समझ में आ गई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।